नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में और केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से एमएलसी चुनाव में 5 सीट पर इनका दावा है कि हम जीतेंगे, इससे संबंधित बात करेंगे। सर, 5 सीटों पर आपने दावा किया है, सही बात है, गलत क्या है? देखिए, बिहार में या पूरे देश में जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पूरा देश में जो चल रहा है, उनके मुकाबले में आज के तारीख में देश में प्रधानमंत्री पद के लायक विपक्ष में कोई नेता नहीं है। और मैं पहले भी बोला हूँ जी कि प्रधानमंत्री पद का वैकेंसी 2024 में नहीं है। जब भी चुनाव होगा 2024 में तो एनडीए गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप आज के तारीख में आप देखिए ना कि देश ही नहीं, विदेशों में भी, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी का रुतबा है और सर्वश्रेष्ठ नेताओं के रूप में मान्यता इनको मिली है। और बिहार में ये ठीक है, सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश जी चले गए आरजेडी गठबंधन में, लेकिन बिहार की जनता ने नीतीश जी को वोट दिया था एनडीए गठबंधन के लिए जी, न कि आरजेडी गठबंधन के लिए वोट दिया था। आरजेडी गठबंधन के खिलाफ बिहार की जनता ने नीतीश जी को अपना मत दिया था और नीतीश जी बिहार की जनता का अनादर करके और चले गए महागठबंधन में चले गए। इसका रिजल्ट बहुत ही आने वाले समय में, भविष्य में इसका रिजल्ट बहुत ही खराब होगा। और निश्चित रूप से बिहार में जो भाजपा के 5 उम्मीदवार है, एनडीए गठबंधन का जो 5 उम्मीदवार है, 5 उम्मीदवार अच्छे बहुमत से 5 उम्मीदवार की जीत होगी। लेकिन सर, कहा जा रहा था कि डीएन सिन्हा जो आपकी पार्टी के उम्मीदवार थे, करीब करीब उनका टिकट पक्का था, चिराग पासवान के कारण वो टिकट कट गया। आप लोग दोनों की लड़ाई में बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि चिराग पासवान तो एनडीए में है ही नहीं। चिराग पासवान का मामला तो आप प्रेस मीडिया के लोग उछाल रहे हैं जी। चिराग पासवान तो एनडीए में है नहीं। आज से आप देखे हुईगा, एक सप्ताह पहले भी उनका बयान आया बेगूसराय से कि मैं अभी किसी गठबंधन का पार्ट नहीं हूँ जी। तो भाजपा बड़ी पार्टी है और हमारी सहमति से भाजपा ने 5वें उम्मीदवार के नाम का घोषणा किया, हमारी सहमति से हुआ है और इसलिए मेरा बयान भी आया है। और मैंने शो कॉज भी पूछा है प्रोफेसर डीएन सिन्हा जी से कि आप एनडीए के पार्ट थे, आपने नामांकन क्यों किया? जी, इसी सवाल पर हम आ रहे हैं। मैं उनको शो कॉज भी पूछा हूँ कि आप बताइए, स्पष्ट करिए, या तो आप नामांकन वापस लीजिए या आप पर विभाग के द्वारा कानूनी कार्रवाई कीजिए। क्योंकि आपकी पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं वो। हाँ, तो कल लास्ट नाम वापसी का डेट आज है कि कल है? अगर नहीं वापस लेते हैं तो आप कार्रवाई करें? हाँ, पार्टी कार्रवाई करेगी। सर, इन दिनों एक बात देखने में आ रही है, लगातार जो भी खबरें चले आपके और चिराग जी में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आप दिन प्रतिदिन और करीबी होते जा रहे हैं। विगत अगर आप घटनाएं देखेंगे पिछले दिनों की तो यही बात सामने आता है कि बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा है। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है किस व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रखना है, किसको नहीं रखना है। जी। यदि हमारे प्रति उनको विश्वास था तब तो अपने मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं जी। और आप देखे हुएगा कि भारत सरकार का जो भी कार्यक्रम हो पूरे देश में, चाहे यही सवाल हमारा, चाहे अपॉइंटमेंट का मामला हो, चाहे G20 का मामला हो, चंडीगढ़ में जिस प्रकार से आप चंडीगढ़ में हो या विभाग के कार्य करने के लिए मैं दुबई गया, जहाँ भी जो है भारत सरकार के द्वारा हमको प्राथमिकता दी जाती है। और अभी आप देखे होइएगा, एक सप्ताह भी नहीं है, 6 दिन पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए थे भारत में, तो जो 5 कैबिनेट मंत्री को जो दिया गया था एयरपोर्ट पर उनको स्वागत करने के लिए, उसमें मेरा भी नाम था। वही सर, G20 जैसे महत्वपूर्ण जो बैठक थी उसकी आपने वहाँ पर जाकर उसका आपने उद्घाटन किया। इसलिए प्रधानमंत्री जी को हम पर पूरा विश्वास है और उसी विश्वास के तहत मुझको उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में स्थान भी दिया और भविष्य में भी वो विश्वास मैं कायम रखूँगा। मैं बार बार कहता हूँ, क्षेत्र की जनता को भी मैं कहता हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी कहता हूँ कि मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा जिससे कि सफ़ेद कपड़े पर दाग लगे। लेकिन सर, कहा जाता है कि पारस जी बोलते कम हैं, उनका काम नज़र आता है। इन दिनों आप बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए। नहीं, मेरा शुरू देखिए, नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है किसी भी व्यक्ति का जी।
मेरा नेचर है शुरू से ही कम बोलने का, जी लेकिन मैं कम बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ मैं सही बात बोलता हूँ। अधिक बोलने वाले से गलत बोला जाता है, कम बोलने वाले से गलती नहीं होती है। सर, चिराग पासवान की पार्टी को आप लोग लगातार कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। उसी के क्रम में आपने उनकी प्रवक्ता मयंक मौली को, देवयानी मित्रा को अपने पार्टी में शामिल कराया है। ऐसे बहुत से लोग हैं, नंबर बहुत से लोग हैं, जैसे आपको नालंदा के हैं रंजीत सिंह हैं, वो भी हम लोग की पार्टी में आने वाले हैं। आ भी गए हैं, विद्वत चंदन सिंह उनके पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। नहीं, पहले आप ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इधर आप भी सारे एग्रेसिव हो गए। नहीं, ध्यान देने की बात नहीं है, उनका जो व्यवहार है, स्वभाव है, कार्य करने का जो तरीका है, वो तानाशाही व्यवस्था में है। और उसी तानाशाही के चलते ही पार्टी टूटी भी। तो राजनीति में, पॉलिटिकल में, राजनीति में लोगों को होना चाहिए, सबको मिला के चलने की बात होनी चाहिए। सबको देखिए, ये उंगली है, 5 उंगली है, आप सबसे बड़ी उंगली ये है ना, लेकिन इससे अकेले कुछ नहीं हो सकता। 5 उंगली को मिला के करिएगा तभी कोई सामान उठाइएगा। उसी तरह पार्टी में बड़े लोग, बड़े कार्यकर्ता भी हैं, छोटे कार्यकर्ता भी हैं, नेताओं की कमी नहीं है किसी भी दल में। तो पार्टी का जो लीडर होता है, घर का जो मालिक होता है, उसका दायित्व बनता है कि घर में जितना भी सदस्य है, घर में मान लीजिए 5 सदस्य है, पार्टी में 5,000 लोग हैं, 50,000 लोग हैं, तो घर के मालिक का, पार्टी का जो हेड होता है, उसका ये दायित्व बनता है कि पूरे पार्टी में चाहे छोटा वर्कर हो, बड़ा वर्कर हो, सभी को मिला के चलना चाहिए। पासवान जी कहते थे कि बगीचा का माली वही अच्छा होता है जिस उसके बगीचा में कोई फूल मुरझावे नहीं। जी, उसी तरह से पार्टी है, पार्टी के जो लीडर्स है, जो पार्टी में हेड है, उसका दायित्व बनता है कि उसके दल में जो भी कार्यकर्ता है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, ब्लॉक स्तर का हो, पंचायत स्तर का हो, जिला स्तर का हो, स्टेट स्तर का हो या केंद्र में हो, सबको एक समान ले करके पार्टी लीडर्स का काम है चलना, तब पार्टी चलेगी, नहीं तो पार्टी नहीं चलेगी। सर, आखिरी सवाल मेरा है कि आपकी पार्टी ने दावा किया है कि चिराग पासवान को अब तक का सबसे बड़ा झटका देंगे, चुनाव चिन्ह की जो लड़ाई चल रही है वो आपके पक्ष में जाएगा, और ये इसका प्रमाण है जिस प्रकार से शिवसेना के साथ हुआ, वही प्रकरण उसी के आधार पर आप लोग को मिलेगा। देखिए, अब तो वो कानून बन गया, एक तरह से कानून बन गया या एक्ट हो गया कि चुनाव आयोग ने का जो डिसीजन है, वो डिसीजन है कि जो सबसे अधिक जिस पार्टी के अंदर में सांसद है, विधायक है, ओरिजिनल पार्टी वही माना जाएगा। और ऐसे भी आप देखिए, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो दल बदल विधेयक पार्लियामेंट में संशोधन के लिए आया था। पहले था 1/3 जी, फिर जब वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संविधान में संशोधन करवाया, और संशोधन करा करके 2/3 बहुमत से यदि कोई दल टूटता है तो उसको मान्यता मिलेगा। तो हमारे पास तो 2/3 के 3/3 है, 6 में हम 5 हैं। और माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी का भी जो रूलिंग आया, उसमें उन्होंने यही दिया कि टूट नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद हैं, जिसके सदन के नेता पशुपति कुमार पारस होंगे। ये माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का रूलिंग है। और चुनाव आयोग का जो भी रूलिंग आया है शिवसेना के संबंध में, तो स्पष्ट है कि हमारे पार्टी के, मेरा ओरिजिनल जो लोक जनशक्ति पार्टी और घर छाप है, वो हमको 10 दिन हो, 5 दिन हो, मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ओरिजिनल चुनाव चिन्ह हमें मिलेगा, और लगातार यह कहते आए हैं कि पासवान जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी हम हैं, चिराग पासवान उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो 5 एनडीए के कैंडिडेट जो है एमएलसी चुनाव में, उनकी जीत का दावा इन्होंने फिर से किया है। और इनकी पार्टी के जो डीएन सिन्हा को लेकर के आरोप लगाया जा रहा था, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर वो नॉमिनेशन, अगर नाम वापस नहीं लेते हैं तो उन पर निश्चित तौर पर पार्टी कार्रवाई करेगी। पशुपति कुमार पारस के दावों में क्या सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग व्याग के साथ।